नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं अजय वत्स। अंदाजा लगाइए कि किसी घर में कमाने वाले लोग बीमार हो जाएं, कमाई पहले से कम आ रही हो, घर की माली हालत कमजोर हो, ऐसे में कमाने वाले बीमार हो जाएं, उसके बाद घर की हालत कैसी होगी, उसको संभालना कितना मुश्किल होगा। पहले तो आपको स्वस्थ होना होगा, फिर से पहले से ज्यादा जोर लगाकर कमाना होगा, तब जाकर आप घर की हालत को ठीक कर पाएंगे। आज करीब हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की हालत यही है। एक साल पहले याद कीजिए, देश की माली हालत ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा मंदी की बात सुनते होंगे आप। उसको ठीक करने की कोशिशें हो रही थी, मगर तभी कोरोना ने दस्तक दे दिया और सिर्फ एक को नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बीमार कर गया। अब हम बड़ी मुश्किल से एक साल तक जूझने के बाद उससे धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में आज बजट आया है तो सबकी निगाह इस पर है कि क्या अब हम फिर से वही कमाई ला पाएंगे, वही मजबूती ला पाएंगे और उसी रफ्तार से आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए महाबहस में आज मैं यही समझूंगा अपने मेहमानों से कि आज के बजट से क्या हमें मिलने वाला है। I present the budget for the year 2021-2022. अर्थ की व्यवस्था को बजट की वैक्सीन। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। टैक्स पर नहीं, ट्रांसपेरेंसी पर जोर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। सेहत और सड़क पर फैसले बोल्ड। अभी इन्होंने सपने दिखाए हैं। जो दो खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। किसानों पर करम, मिडिल क्लास पर नरम। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का ये किस दिशा में जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। लेकिन इस देश का किसान, गरीब और नौजवान और छोटे कारोबारी वो सब निराश हुए हैं। महाबहस आज इसी पर। तो देश किस दिशा में जा रहा है, इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, क्या इससे बड़े बदलाव होने वाले हैं, छोड़िए उन बातों को, बड़ी बातों को बड़े लोग करें। हमें यह समझना है कि हमारे लिए क्या बेहतर हो रहा है। क्या हमें रोजगार मिल पाएगा? क्या किसानों को इससे फायदा हो पाएगा? क्या गांव और गरीब तक की जिंदगी आसान हो पाएगी? क्या हमारी सेहत के बेहतर इंतजाम हो पा रहे हैं? पढ़ाई लिखाई, सड़कें बेहतर हो रही हैं? आइए पूछता हूं मैं इन्हीं सवालों के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फरहान पेट्टीवाला, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वीरपाल सिंह, कृषि एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमिताभ कुंडू, इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री, और अरुण पांडे, सीनियर एडिटर न्यूज 18 के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वीरपाल सिंह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, आप मुझे बहुत ही संक्षेप में 30 सेकंड में यह समझा दीजिए, किसानों का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ऐसे समय में यह बजट आया है और कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर को केंद्र में रखकर बनाया गया है। कैसे, क्या फायदा हो जाएगा इससे किसानों का? देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया है और सभी जानते हैं इस बात को, पूरा वर्ल्ड जानता है कि भाई कोरोना का इकोनॉमी पे कितना बड़ा प्रेशर है। उसके बावजूद भी सरकार ने ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए एमएसपी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कहा है जी। और
लागत प्लस 50% देने के लिए किसानों को वो भी कहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी किसानों के लिए बहुत बड़ा 75,000 करोड़ का पैसा रखा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो किसानों को, देखिए हमारा देश आप जानते हैं कि 50% से अधिक लोग हमारे एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक तो है। उन किसानों को यदि सरकार खुशहाल कर देगी तो मेरे हिसाब से तो बाकी लोग एलाइड सेक्टर जितने भी हैं सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि सभी सेक्टर्स एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और यदि सरकार ने इतना प्रेशर में होते हुए भी किसानों को काफी, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा रखा है, किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा रखा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बजट ठीक है, कंप्लीट है, और सरकार ने किसानों का ध्यान रखा है। ठीक है। और ये बराबर चलता रहेगा। आप सभी जानते हैं कि इतना प्रेशर होते हुए सरकार ने ध्यान रखा है, तो बहुत अच्छा है। मुझे तो यही लग रहा है, बहुत अच्छा है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जुड़े हैं क्या मेरे साथ? प्रोफेसर ओके नहीं जुड़े हैं अभी हमारे साथ। अरुण पांडे जी, आप मार्केट को आप भी समझते हैं, आपने मार्केट की भी रिपोर्टिंग की है, जर्नलिज्म की है। आप हमें जरा समझाइए कि इस ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल दौर से गुजरते हुए जब ये बजट हमारे सामने है, इससे हमें क्या फायदा होने जा रहा है, देश को क्या फायदा होने जा रहा है, आम लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए अजय, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। या तो लोगों के जेब में सीधे पैसा दे दिया जाए, और या फिर ऐसे तरीके उत्पन्न किए जाएं जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और उसके फ़ायदा ये होगा कि लोगों को जेब में पैसा आएगा। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार ने क्या किया है कि लोगों के जेब में पैसा लाने के लिए खर्च ज़्यादा करने का फैसला किया है। मतलब आपके जेब से नहीं लेंगे, उधार सरकार लेगी, लेकिन वो खर्च करेगी आप पर। तो जैसे ऑटो सेक्टर के लिए उन्होंने कह दिया है कि नई बसें खरीदी जाएंगी, पुरानी बसें हटा दी जाएंगी। बस हो गया, ऑटो हो गया, ये पूरा पैसेंजर व्हीकल हो गए। तो इससे क्या होगा कि फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा पैसा आएगा। ऐसे ही किसानों के लिए किया गया है कि किसान के लिए पहले ये था कि सरकार अपने बजट में अलग से पैसा देती थी। अब एक सेस लगाया गया है जो सरकार कंज्यूमर पे बोझ नहीं डाल रही है, वो अलग से सरकार पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पे 4 रुपये लीटर पैसा लेगी, अलग एक फंड बनाएगी और किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। तो ये मेरे ख्याल से उसमें ऑब्वियस है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं बजट में, कुछ पॉजिटिव होती हैं। बारीक चीज़ें चूंकि ज़्यादा है इसलिए इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को, लेकिन बजट ओवरऑल बहुत अच्छा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि आपने एक बड़ी बात कही कि सीधे सीधे लोगों के हाथ में पैसा देने के बजाय ऐसे तरीकों से पैसे पहुंचाए जा रहे हैं लोगों तक जिससे बीच में बहुत सारे अच्छी चीजें हों, जैसे कि एसेट क्रिएशन होगा, कंपनियां बनेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, फिशरीज पैदा होंगी, हाईवेज क्रिएट होंगे, वगैरह वगैरह। इसको और मैं समझूंगा, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मैं राहुल जी का ट्वीट देख रहा था, लिख रहे हैं कि सरकार लोगों के हाथों में पैसे देना के बारे में भूल गए। तो आप क्या चाह रहे थे कि सीधे लोगों के हाथों में पैसे दे दिए जाते या इन पैसों को खर्च करके ऐसे उपक्रम बनाए जाएं जिससे रोजगार मिले, जिससे पैसे भी जाएं और रोजगार के साधन भी पैदा हो? एक बार पैसा या बार बार पैसा? अजय जी, ये तो मोदी जी भी कह रहे थे जब किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, तब तो वो यही बात कर रहे थे कि सीधा किसानों के हाथ में पैसा देंगे, और शुरुआत भी किया था। लेकिन आज के बजट में उन्होंने उसमें कटौती कर दी, 13% की कटौती कर दी। मनरेगा जिसने लॉकडाउन में लोगों को रोजगार दिया, प्रवासी मजदूरों को, उसमें 42% की कटौती कर दी। इसके अलावा खेती के बजट में 6% की कटौती कर दी। तो ये तो किसानों के साथ छलावा साबित हुआ, धोखा साबित हुआ। जो सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करता था मनरेगा सेक्टर SC, ST और OBC के लिए, उसमें 42% की कटौती निश्चित रूप से रोजगार पैदा करने की दिशा में बहुत बड़ी कटौती है। एक बात। दूसरी बात,
आज जो बजट भाषण था अजय जी, पता नहीं आपने कैसे देखा, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेले में लोग माइक से चिल्लाते हैं सेल सेल सेल, तो ये सेल 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 जैसी आवाज आ रही थी। क्या क्या दांव पे लगा दिया, एयरपोर्ट, रेल, सड़क, बंदरगाह, इसके अलावा बिजली का ट्रांसमिशन लाइन, भेल, ये सब उसमें मार्केट में उतार दिए गए, खरीदो खरीदो। इंश्योरेंस कंपनी, तो ये नहीं करना चाहिए आपको लगता है? 50% एफडीआई को बढ़ा के 74% कर दिया गया। एलआईसी जो सबसे ज्यादा फायदा दे रहा था, 90,000 करोड़ का अभी पिछली बार फायदा हुआ इसी फाइनेंशियल ईयर में, और उसको भी जो है एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर में हाथ देने की पूरी तैयारी कर ली गई। तो ये सरकार आत्म सम्मान को घटाने वाला बजट लेकर आई है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला नहीं। ओके, और ठीक है, आत्मनिर्भर ठीक है। भारत वाला बजट नहीं है ये। ठीक है। ये सब कुछ बेच दो वाला बजट है। ओके। सब कुछ बेच दो वाला बजट है। ठीक है, आपका इसमें जवाब मिलूंगा। चाहे वो बेरोजगार है, उसके लिए कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई। ठीक है, आपने अपनी बात एक बार कह दी है, अब अगले मेहमान के पास में जाओ, वो भी अपनी बात कहें। भाई हरिश्चंद्र जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर अनुराग जी, और फिर इकोनॉमिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे पास है। जल्दी से एक जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने बजट प्राविधानों को पढ़ा ही नहीं। अच्छा। और जो एक कांग्रेस की कल्चर है कि बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे केवल आलोचना करिए, उसी कल्चर का पांडे जी ने फॉलो किया है। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके देखिए तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो देने की बात कही गई है 1,90,000 करोड़ के आसपास, और 10 सेक्टरों को चुना गया है, वह प्रोडक्शन हब बनाने के लिए ही, और देश सप्लाई चेन दुनिया की बन सके उसके लिए ही है। रोजगार जनरेट करने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। और मुझे लगता है कि मेरे विपक्षी दल के मित्रों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इन जितनी विपरीत परिस्थितियों में चलिए इंडस्ट्री का नाम भी बताते चलिए की सरकार का जो बजट, ठीक है, बताएंगे, पूछ लूंगा मैं। और इसकी उसकी हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं इंडस्ट्री का भी नाम बता देता हूँ। तो बताएंगे क्या? उसमें जो ये बजट आया है, इससे सकारात्मक बजट हो नहीं सकता। मैं तो वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। ठीक है। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को 55,000 करोड़ इंसेंटिव देने की बात कही गई है। 40,000 करोड़ मोबाइल सेक्टर को देने की बात कही गई है। इसी तरीके से आप एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी को 18,000 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी को 5,000 करोड़, फार्मा सेक्टर को 15,000 करोड़, टेलीकॉम सेक्टर को 12,195 करोड़, टेक्सटाइल सेक्टर को 10,683 करोड़, फूड प्रोडक्शन को 10,900 करोड़, ओके, हाई इफिशियंसी सोलर कहाँ पे वो बता दीजिए। नहीं, हम लोग सीधे सरल शब्दों में बात करते हैं ना, इसलिए इस तरह से हरिश्चंद्र जी 10 सेक्टरों को 1,90,000 करोड़ रुपया इंसेंटिव देने की बात सरकार ने कही है। ठीक है। तो मेरे मित्र, ये ओके, ये प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए है, इंडस्ट्री और प्रोडक्शन यूनिट लगाने की बात है। अनुराग भदौरिया, आपको क्या क्या खामियां नजर आ रही है बता दीजिए, तब मैं एक बार पूछ लूंगा मैं अमिताभ कुड्डू जी से। हरीश जी, उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं 16 लाख करोड़ कृषि, अच्छा मैं बोलूं, आप भी अपनी आपकी नजर में क्या खामियां गिना दीजिए। कृषि सेक्टर को दिए गए हैं। अब मैं बोलूं तो अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप भी मित्र इसकी सराहना करें। अब मैं बोलूं, इजाजत हो तो बोलिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, आप बोलो अजय जी। में देखिए अजय जी, मुझे तो लगता है ये बजट बोला गया ना, कुछ आम लोगों के लिए नहीं है, आम बजट नहीं है, ये खास लोगों के लिए बजट बनाया गया है। और अच्छा इसमें बस इतना ही है, इस बजट की बहुत अच्छाई है। मैं तो धन्यवाद दूंगा देश के वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने एक के साथ एक फ्री वाला सेल नहीं लगाया। मुझे तो लगता था वो एक के साथ एक फ्री वाला सेल में एक के साथ एक फ्री ले जाओ, वो उन्होंने नहीं किया। ये कम से कम इतना उन्होंने ध्यान रखा कि ये पूरा का पूरा डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते रहे आप। देश को जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपकी डिफिसिट देश के अंदर में केंद्र में 6.8 की हो चुकी है। और डिफिसिट का मतलब आप जानते हैं कि सरकार इनकम और अगर सरकार का खर्चा माइनस कर दो तो डिफिसिट निकल जाता है, 6.8 पे है।
और अगर स्टेट का लगभग 4 पॉइंट पे डिफिसिट है, माने दोनों को मिला दो तो 11 डिफिसिट हो जाती है। और अगर आप अरुण कुमार का अगर सुनेंगे बात, अरुण कुमार सिन्हा जी ने तो कहा है कि जीडीपी का 15% डिफिसिट आपका होने वाला है। तो आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं आप? आपने जितना लोन आज तक लिया था वर्ल्ड बैंक से और पीएसयू बेच के जितना पैसा इकट्ठा किया था उसका 70% आप खर्च कर चुके हो। 70% खर्च चुके हो। तो आप बताइए जो आपने खर्च किया था वो चुनावों के लिए खर्च कर रहे हो क्या आप? आपने 13 से 14 लाख करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया था डीजल पेट्रोल बेच के, उससे कमाया था आपने, और उसको आपने राशन बांटने में खर्च कर दिया। मतलब उसको प्रोडक्टिविटी में आपने लगाया होता तो देश की इनकम बढ़ती। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव को जीतने के चक्कर में आप देश का पैसे को आप सब्सिडी में लुटा देते हो, बांटने में लुटा देते हो, क्योंकि आपको देश की इकोनॉमी की चिंता नहीं है, आपको चुनाव जीतने की चिंता है। ये आपके बजट में साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों के बारे में आपने सोचा नहीं, युवाओं के बारे में आपने सोचा नहीं, रोजगार के बारे में आपने सोचा नहीं। नहीं, आप तो बड़ी अच्छी बात आज कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझे लग रहा है कि कल तक के अंदर में सुन तो लीजिए, कल तक जो बात आप मांग रहे थे आज उसके खिलाफ बोल रहे हैं आपने। अरे अब सुनने तो लीजिए, 13 से 14 लाख करोड़ रुपए आपने डीजल पेट्रोल से कमाया था, उसको आपने राशन बांटने में लगा दिया। अगर आप इन्हीं लोगों को पैरों पे खड़ा कर दीजिए, इनको पैरों पे खड़ा करके इनको कमाने पे खड़ा कर दीजिए, तो कम से कम देश अपने पैरों पे खड़ा होगा। आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो देश के अंदर चुनाव लड़ने के टाइम में आप पैसे बांट दोगे? आप किसी के नहीं, आप किसानों की एमएसपी दे दो, किसानों की इनकम दुगनी कर दो। किसानों को नहीं चाहिए 1,500-2 हजार रुपए जो आप सरकार बांटने की कोशिश करती है। आप किसानों की एमएसपी दे दीजिए, किसानों को इस लायक बना दीजिए, किसान अपना प्रोडक्ट अपना मार्केट में बेचे, अपने प्रोडक्ट की कीमतें 14 पाए, जिसके लिए आपने बोला था 2014 में जब आप आए थे तो आपने बोला था 2014 में आएंगे, किसान की इनकम दोगुनी करेंगे। लेकिन किसान की आप इनकम दोगुनी कहां कर रहे हैं? किसान तो बेचारा अपनी एमएसपी के लिए मांग के लिए बैठा हुआ है कि मेरी एमएसपी मेरी दे दो। आप दो बातें बोल रहे हैं एक दूसरे के उलट। आप कह रहे हैं सब्सिडी खत्म करो, आप कह रहे हैं एमएसपी दो। एमएसपी भी तो सब्सिडी है, और क्या है वो? मैंने सब्सिडी की बात नहीं की, मैंने कहा किसान को पैरों पे खड़ा कर दीजिए। आप चाहते हैं किसानों को, आप एक्चुअली किसान को वही तो कह रही है सरकार। आप किसान जो बार-बार धरने पे बैठा उसकी एमएसपी हम उनको लोन दे देते हैं, उस लोन से वो अच्छी खेती कर लेंगे, हम उनको मुआवजा दे देते हैं। ट्रेंड कीजिए, आपने उसमें कोई सुन तो लीजिए। ओके, अरे अजय जी मैं बोल रहा हूं, देश सुन लेगा, उसको नॉलेज हो जाएगा। मैं कह रहा हूं किसान का स्किल डेवलपमेंट। चलिए इकोनॉमिस्ट से समझते हैं, मार्केटिंग सिखाने चाहिए प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जी। आप सुन रहे होंगे सियासी बातों को, लेकिन आप हमें ये समझा दीजिए ना कि इस बुरे दौर से कैसे ये हमें निकालने वाला है बजट, हमें कैसे फायदा पहुंचाने वाला है? क्या किसानों को फायदा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी? कुंडू साहब। अच्छा, देखिए, प्रजातंत्र में अगर बजट चुनाव को ध्यान में रख के बनाया जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि अगर चुनाव में सारे लोग, जनता हिस्सा लेती है और वोट बैंक में सारा आम आदमी शामिल है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बजट का काम यह है कि जो खर्चा किया जाएगा उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। हमारे पास जुटाने के क्या साधन है? एक तो साधन था मिडिल क्लास पर टैक्सेशन, उस पर जो है निश्चित रूप से और ज्यादा निराशा होती, और ये नहीं किया गया है, टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं। अगर एफआरबीएम को ध्यान में न रखते हुए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के सुझावों को ध्यान न रखते हुए हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया है और कहा है कि 2025-26 में फिर हम 3% पे लेके आ पाएंगे। मुझे लगता है ये भी सही कदम है, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था को निकालना है और उसमें ग्रोथ को मेंटेन करना है। अगर हमारे पास संसाधन कहां से आएंगे? मुझे लगता है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है वो कुछ हद तक सही है। एजुकेशन और हेल्थ ये ऐसे सेक्टर हैं जिसको आप इंश्योरेंस पर नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको सरकार का रोल बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्थ में किया गया है। सिर्फ ये नहीं कहा कि आपके इंश्योरेंस का जो उस सेक्टर को बढ़ाया जाएगा, आपकी जो 25,000 का ये टैक्स फ्री है वो बढ़ाया जाएगा। ये कहा गया है कि वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे, रूरल और अर्बन एरिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मुझे लगता है एजुकेशन और हेल्थ को छोड़ के अगर दूसरे एरिया से सरकार को निकाल रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेटेजिक ये कैलकुलेशन करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी है, मैं बताऊंगा, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 2.5 होता है। जबकि अगर आप सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं, सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होता है। मुझे लगता है कि 11% का जो ग्रोथ बताया गया है अगले साल के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी वैसे ही 8% नीचे बैठ गई है। सिर्फ 4% होगा, वो भी 2 वर्षों में।
उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के पास इस वक्त 8 महीने से फोर्स सेविंग की वजह से परचेजिंग पावर है, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदेगी। इसीलिए इस समय अगर अगले 2-3 क्वार्टर में कोई सब्सिडी नहीं मिले, इनकम टैक्स का कंसेशन नहीं मिला है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सही ढंग से किया गया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर किया गया, क्योंकि जो लोग घर में वर्क टू होम करते थे उनके लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, जिनके पास नौकरी नहीं थी उनके लिए परेशानी है। हाँ, तो यही तो सवाल है कि साहब लोगों ने कोरोना में 8 लाख 10 लाख खर्चा किए। जी, मैं समझता हूं कि कोरोना के पीरियड में 2000 रुपए न रहने की वजह से लोग मर गए हैं। मुझे लगता है कि आम जनता की जब बात करें, सिर्फ मिडिल इनकम की बात न करें। मुझे लगता है जो बेरोजगार हो गए थे उनके लिए रोजगार जनरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जरूरी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है। मुझे अच्छा लगा कि पॉपुलिज्म से थोड़ा हटके इन्होंने ये खर्चा किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। लेकिन मुझे लगता है एग्रीकल्चर में जो हैंड होल्डिंग की जरूरत थी, जो पर्सपेक्टिव देना था कि हम प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह कब्जा नहीं करने देंगे, हम ये कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर आएगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, वो जो है सिर्फ गेहूं का सरप्लस प्रोड्यूस करने के बजाय वो इंटरनेशनल प्राइसेस पर रिस्पॉन्ड करेगी। एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन होगा, उसके लिए सरकार का जो रोल चाहिए था वो नहीं है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार को और पॉजिटिवली एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहिए। ओके, सो आपको लगता है कि जो इस वक्त की जरूरत है उसके हिसाब से बजट को उसके मुताबिक बनाने की कोशिश की गई है, रेवड़ियां बांटने की नहीं, बल्कि ऐसे उपाय जिससे इकोनॉमी बेहतर होगी और जिसका फायदा सबको पहुंचेगा। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ है फरहान पेटीवाला। ये तो बहुत हेल्थ के मामले में ही हम बुरे दौर से गुजरे हैं, बहुत सारी सबक हमने लिया है, हमने जाना है कि हमें क्या क्या करने की जरूरत थी और इस हिसाब से करीब 135% का इजाफा किया गया है। तो क्या अब हमारी सेहत बेहतर होगी? ये डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये एक बहुत सही डायरेक्शन में बजट है, बिकॉज जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी हमारी वो थी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने की। एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैज राइटली 65,000 करोड़ जो उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए दिए, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय बात है जी। ये एक और चीज जो मेरे पैनलिस्ट कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए उन्होंने दिया है, हमें एक चीज याद रखनी चाहिए दैट जब भी बजट आता है इसमें हमेशा कुछ लिया जाता है और कुछ दिया जाता है। और ये एक फर्स्ट टाइम मैं कहूँगा मैंने कभी ऐसा बजट नहीं देखा जिसमें कुछ लिया ही नहीं उन्होंने, किसी को कोई टैक्स नहीं किया। बड़ा सराहनीय बजट है। कॉमन मैन को जो हम सोच रहे थे या डर रहे थे कि भाई कोविड टैक्स होगा या किसी तरह का बर्डन डाला जाएगा, वो नहीं डाला गया। कहीं ना कहीं उन्होंने जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कही और जहां जनरेट करे, पैरेलली आप देखेंगे कि उन्होंने 2.25 लाख करोड़ जिसमें से 65,000 करोड़ हेल्थ केयर को दिया है और नई योजना जो शुरू किए, पता नहीं लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं, बट प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जिसमें उन्होंने 64,180 करोड़ दिए हैं। मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक, जैसे आयुष्मान भारत था, जैसे PMJAY थे, मुझे लगता है ये बहुत सही कदम लिया है सरकार ने। अब सरकार हर किसी को तो खुश नहीं कर सकती, किसी न किसी को तो दुख होगा और किसी को तो वो बेनिफिट करेंगे। अब फार्मर अपनी जगह पे है। मुझे लगता है इस वक्त देश या सारा संसार जिस संकट से जा रहा है वो है हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकार ने इन तीनों पिलर्स को एडिक्वेटली इस बजट में एड्रेस किया है। मैं काफी खुश हूँ। यस, कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद थी कि भाई हमारा शायद टैक्स कम हो जाए या इनकम बढ़ जाए, पर ये एक कोई फाइनल बजट तो होता नहीं है। देयर इज ऑलवेज एक इंटरिम बजट आने की संभावना होती है। सरकार को इस वक्त ज्यादा ध्यान, फोकस जिस क्षेत्र में देना है उन्होंने दिया है। बिल्कुल सर, और ये बड़ी आप अहम बात कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक जो है ये हेल्थ के सेक्टर में काम करने का काम किया है। जो सबक भी हमें कोरोना ने दिया था उसका जवाब भी दिया है, कह सकते हैं हम करारा। अरुण पांडे जी, एक बात जो अभी निकल कर आ रही है, क्या मैं सही समझ रहा हूं
कि ठीक है, आप एक काम कर सकते थे कि राज्यों में चुनाव हैं, यूपी में भी चुनाव होने वाला है, बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, आगे आपको भी चुनाव में आना है, तो आप सबको खुश करने वाला काम करते। वो ना करके आपने मजबूती, अंदरूनी मजबूती लाने की कोशिश की है कि भैया हम हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेंगे, हम कुछ कंपनियां खड़े करेंगे, हम बड़ी बड़े हाईवेज पर पैसे लगाएंगे, हम फिशरीज बनाएंगे, हम किसानों की सेहत को सुधारेंगे। क्या ये नजरिया है इसमें जिससे दूरगामी फायदे होंगे? देखिए अजय, इसको यदि एक लाइन में समझें तो मैं आज कुछ एक्सपर्ट को सुन भी रहा था। बेसिकली सरकार ने कि ये जो आज का बजट है और कुछ दिन पहले भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है, जिसमें ब्रिस्बेन टेस्ट में ऋषभ पंत की बैटिंग से तुलना आप कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब ये एग्रेसिव है। हाँ, उधर ऋषभ पंत ने जैसे कहा था ना कि शुरू से वो टेस्ट मैच जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं, ड्रा करना उनके ऑप्शन में था ही नहीं। एग्जैक्ट वही हुआ है। सरकार ने एग्रेसिव होके इसमें कदम उठाया है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास ऑप्शन ये नहीं है, लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना की वजह से ऑलरेडी लोगों के पास पैसा कम था, तो आपने मिडिल क्लास से कुछ लिया नहीं है, टैक्स नहीं घटाया, नहीं तो विकल्प ही नहीं था, टैक्स बढ़ाया नहीं, ये भी एक अचीवमेंट है। दूसरा, कारपोरेट पर ये कहा जा रहा था कि किसी किस्म का सेस लगा दिया जाएगा, तो वो पहले से नेगेटिव वो सोचने लगे थे कि अगर सेस लगा तो हम फिर पैसा लगाएंगे कहाँ, नया इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, तो कारपोरेट को भी छोड़ दिया गया है। और उससे कहा है कि भैया आप दो लोग तो अपने आप को संभालिए, और तीसरा खर्च हम ज़्यादा करेंगे, मतलब सरकार ज़्यादा करेगी। तो सरकार जो खर्च करेगी उसमें क्या होता है कि सरकार कई तरीके से खर्च करती है और ऐसे जगह खर्च कर रही जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगा। अब आप एक स्क्रैप पॉलिसी जो ऑटो सेक्टर में लाई जाएगी, उसमें मोटा मोटी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 साल से ऊपर के कमर्शियल व्हीकल जब हटेंगे तो 34 लाख के आसपास 15 लाख साल से ऊपर के देश में वाहन हैं। अब ये जब बाहर होंगे तो आप सोचिए कि नई गाड़ियां जब खरीदी जाएंगी, नई बसें आएंगी, नए ट्रक आएंगे, तो इससे ऑटो कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और सबसे ज़्यादा रोजगार जो देती हैं भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां देती हैं, जिसमें ऑटो कंपनियां देती हैं। इसमें नए रोजगार जनरेशन होंगे, नए इंजीनियर आएंगे, नए स्किल वर्कर आएंगे, तो इन लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा। आप शेयर बाजार जो है वो एक मिरर होता है, और वो मिरर ने आज बता दिया कि बजट इंडस्ट्री के लिए, और जो चीज़ इंडस्ट्री के लिए अच्छी है समझ लीजिए रोजगार के लिए भी अच्छी है। आज अशोक लेलैंड का शेयर जैसे 10% भागा है, टाटा मोटर्स का शेयर 7% ऊपर है, तो आप ये अनुमान लगाइए कि ये ग्रोथ वाला बजट है। सरकार ने कहा कि खर्च हम उधार लेके करेंगे, आप पे बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन जब रोजगार बनेंगे तो ऑब्वियस है कि सरकार का भी टैक्स जनरेशन ज़्यादा होगा। और सबसे ज़रूरी था एम्प्लॉयमेंट मिलना, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत गंभीर कोशिश की गई है। बिल्कुल। उमाशंकर जी, अरे भाई तब भी आप इतने नाराज क्यों लग रहे हैं, बताइए। नौकरी देने वाला बजट कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, कह रहे हैं कि आपकी जेब से हमने कुछ लिया नहीं, आपको देने के लिए हम खड़ा कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, आप फिर भी नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, आपको बधाई अजय जी, सोना चांदी खरीदिए, सरकार ने सस्ता कर दिया है, दाल भले महंगी कर दी, मसूर की दाल महंगी हो गई, खाइए, लेकिन सोना चांदी खरीदिए आप। देखिए ये सरकार जो है, मैंने निर्मला सीतारमण जी को सुना, वो उन्होंने अपने भाषण में इंडियन क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में विजय का जिक्र किया। इस सरकार ने पुलवामा के सैनिकों का पोस्टर लगा लिया था मोदी जी ने अपने स्टेज पर। यह बड़ी अच्छी विडंबना है कि जहां इंडियन क्रिकेट टीम का शौर्य हो या सेना का शौर्य हो, उसके पीछे छिपने की जो अदा है सरकार की, वो अद्भुत है, निराली है, लेकिन एक कायरता का प्रतीक भी होता है। ये कोई इकोनॉमी जो है वो कोरोना के बाद थोड़ा ही गर्त में गई है। 37 महीनों से लगातार जीडीपी डाउन हो रहा था। 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% हो गया था और बेरोजगारी 45 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। 2018 में जीडीपी 3.1% था। नहीं तो उसी के इंतजाम आपको नहीं नजर आ रहे हैं कुन्नू साहब? क्या ये को तो इन्होंने पहले ही गर्त में पहुंचा दिया था। ठीक बात है। नहीं तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने इकोनॉमी को पहले ही गर्त में पहुंचा दिया, और अब उसके लिए जो पूंजीगत निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए जो संस्थाएं
पहले से ही अच्छा कर रही थी। जैसे मैंने उदाहरण एलआईसी का दिया, उनको बेचने का काम सरकार करेगी। तो विनिवेश क्यों कर रही है, मतलब कंपनियों को क्यों बेच रही है? कुंडू साहब जरा मैं आपको लाना चाहूंगा प्लीज, आप एक्सपर्ट हैं, आप जरा बताइए, ये पॉलिटिकल डिबेट के बीच में आप हमें एक्चुअल बात बताइए कि क्या ये बजट नौकरी देने वाला है कि नहीं, या फिर ये बजट विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट करके नुकसान पहुंचाने वाला है, जिसकी बात आज कही गई है। कंपनियों को मैं विनिवेश की बात मैं समझता, देखिए 2021-22 का जो बजट है उसको मैं तुलना कर सकता हूं सन 1963 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था, उसके बाद में जो बजट में डिफेंस एक्सपेंडिचर को डबल से भी ज्यादा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद के 2 सालों में हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम किया गया था। उसकी वजह से 60s में हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट काफी अच्छा था, और उसके बावजूद ये क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को नेग्लेक्ट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट किया गया, 5 साल के बाद में हम देखते हैं कि रिसेशन शुरू हो गया था। 69-70 में इकोनॉमी जो है काफी कमजोर हो गई थी। इस वक्त ये बात सही है कि हमारे कोरोना के पहले भी आर्थिक विकास का दर अच्छा नहीं था, लगातार 4-5 क्वार्टर्स में हमने गिरावट देखी है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि टैक्स ना बढ़ाकर, आम मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स ना बढ़ाकर, ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ाकर और जो फॉरेन FRBM को ध्यान में न रखते हुए, उसके बावजूद भी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे क्या होगा, अगले 2-3-4 क्वार्टर में तो वैसे भी ग्रोथ हाई हो जाएगा। नहीं देखिए, ठीक है, नहीं मध्यम वर्ग के ऊपर पेट्रोल का टैक्स नहीं बढ़ा, डीजल का टैक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा, वैसे कोई छूट तो नहीं दी गई है, लेकिन टैक्स बढ़ाया भी नहीं गई है। मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग के पास इतना फोर्स्ड सेविंग है पिछले 8 महीने में कि अगले 2-3 क्वार्टर में बिना कोई इंसेंटिव के ही जो है वो खर्चा बढ़ेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक्सपेंडिचर हमें नजर आ रहा है, पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कंजम्पशन बढ़ रहा है। ओके, लेकिन 4-5 सुनिए, लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है कुंडू साहब, कांग्रेस को क्यों लगता है, राहुल गांधी जी को क्यों लगता है कि सीधे हाथ में पैसे दे देते, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं, आप क्यों लगा रहे हैं बड़ी-बड़ी चीजों में पैसे? हर महीने में तो हर महीने देखिए, हर महीने में यहाँ डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहती है। सरकार रोज समीक्षा करती है, उसको बजट में कहने की क्या जरूरत है? आज पेट्रोल और डीजल की कीमत ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर है। 93 रुपए में पेट्रोल कब बिका इस देश में, वो भी तब जब क्रूड ऑयल इतने सस्ते हो। जी, क्रूड ऑयल इतना सस्ता है, फिर भी 93 रुपए में उसको बजट में कहने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल आप क्या कहना चाह रहे थे? आप बात को आप क्या बोल रहे हैं? आप सवाल कीजिए, प्रोफेसर कुंडू जवाब देंगे, अरुण पांडे जी जवाब देंगे आपके सवालों का। दोनों मार्केट को जानते हैं, समझते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम रोज, ओके अनुराग जी, ठीक है, पेट्रोल डीजल का दाम कम होना चाहिए था, आपको क्या लगता है? बड़ी मजेदार बात है कि पूरे साल भर तो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहती है, बजट का इंतजार की जरूरत कहां पड़ती है? यहाँ तो हमें 93 रुपए पहुंच गया, तो पिछले बजट जब हुआ था वो बजट में उसमें डीजल पेट्रोल की कीमत कितनी थी जी, जरा बताएंगे? एक साल में कितने डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई? इसकी मतलब यहाँ पे हर 2 महीने में डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। यहाँ बजट का कोई मतलब है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार किसको धोखा देना चाहती है? किसको धोखा दे रही है? अपने देश के लोगों के साथ ठगी कर रही है। अपने देश के लोग हैं ये, कोई बाहर के नहीं है। आपने यहाँ पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन लाके रख दिया, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया। जितनी मेहनत से यहाँ पे बनी PSU आप बेचने को बैठे हुए हो। आपने कौन सा किसानों के बारे में सोचा? एक जवाब हरिश्चंद्र जी जल्दी से सोचा। आप कंपनियों को बेच रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे की कोई इंतहा नहीं, अब 100 को छू रहा है। हरिश्चंद्र जी जवाब। लगातार बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई के नाम की मैंने कमर तोड़ दी। डीजल पेट्रोल छोड़ दो, सब्जियों के दाम बढ़ते रहते हैं, दाल की सरकार ने सुनो एसेंशियल कमोडिटी के दाम पूरे साल बढ़ते रहते हैं। कब आप तो गरीबों की जिंदगी जरूरी थी। अनुराग जी को मैं बताना चाहूंगा कि गरीबों की जिंदगी जरूरी थी, उनका परिवार को रोटी मिले ये जरूरी समझा सरकार तो कैसे काम चलेगा जरा बताइए? 14-15 लाख करोड़ रुपए का अनाज इस कोरोना काल में गरीबों के घर घर पहुंचाने का काम किया।
आपको भले लगता होगा कि ये 14-15 लाख काम नहीं करोड़ का करना चाहिए तो सरकार को। आप गरीब लेकिन को सरकार गरीब की रखना चाहते हैं, प्राथमिकता गरीब को अमीर भी कि बनाने की हर कोशिश गरीब के करेंगे। घर- गरीब को हर गरीब गरीब रखने के की घर आपकी रोटी आदत है बने। क्या कि उनको ये फीडिंग करते इस रहिए, उनको प्राथमिकता इतना को खाना सरकार दे ने दो माना। जिससे वो जिंदा रहे और लेकिन अपने सरकार- पैरों पे खड़ा सरकार नहीं हो ने पाए, इस कार्य को सर किया। उठा के नहीं चल पाए। अरे उनके स्किल देखिए, डेवलपमेंट कीजिए, उनको अपने पैरों देखिए, पे खड़े और करके अच्छा उनको नहीं, एजुकेशन अपने दीजिए, पैरों पे उनको खड़ा कैसे करने के मार्केटिंग लिए, सिखाइए, अपने पैरों पे खड़ा करने किसान के को लिए स्कूल बजट खोलिए में जहाँ प्रावधान किसान है। अपनी मार्केटिंग कई- सीख सके, कई अपने प्रोडक्ट को अर्थशास्त्री खुद मित्रों नहीं ने अपने आपको प्रोडक्ट बताया की है। पैकेजिंग कर सके, लेकिन आप अपने मानेंगे प्रोडक्ट को नहीं, खुद बेच सके। क्योंकि- ये क्या हो गया कि मैंने क्योंकि नहीं आप प्रोड्यूस तो मैं करता हूँ, ऐसे किसान सिंड्रोम मैं से हूँ, पैदा पीड़ित मैं है करूँ और कि मेरा आपको अनाज हर कोई दूसरा हालत में बेचे। आलोचना अगर करनी मैं है। पैदा करूंगा, मैं आप- बेचूं, ऐसा एक सिस्टम आपको- सरकार को बनाना चाहिए। आपको हर सरकार हालत को में किसानों आलोचना को करनी, पैकेजिंग इसलिए आप सिस्टम की सुविधा आलोचना देनी करनी चाहिए। ओके, उनके लेकिन- अंदर में ओके, एक कई हर गांव अर्थशास्त्री के अंदर में मित्रों ने पैकेजिंग सिस्टम दे जिससे बजट की किसान अपना सराहना की पैकेजिंग है, करके अपना सामान खुद मार्केट बेचे में सराहना तो उसको की कीमत है, मिलेगी, सेंसेक्स लागत मिलेगी। ने इसके उसका बारे में आप प्रमाण बात दिया क्यों नहीं है। करना चाहते? तो ये- इसके बारे ये में आप चर्चा बजट क्यों नहीं करना वो चाहते? किसान आप हो, सोचते हो वो किसान युवा को हो, थोड़ा या बहुत दे दो व्यापारी जिससे हो, किसान जिंदा बना रहे। सभी के आप लिए किसान को एक आत्मनिर्भर नहीं होने उत्साहजनक देना वीरपाल चाहते। सिंह, आप किसान को जो मुख्य लोग धारा में नहीं लाना चाहते कि किसान डॉक्टर आगे वीरपाल बढ़ के सिंह, उसके बच्चे भी बाहर पड़े, वो भी सर उठा के जिए। कुछ सवाल अनुराग जी ने उठाए। डॉक्टर वीरपाल सिंह वो कह रहे हैं कि किसान उपजाए और बेचे, कोई दाम कोई और तय करे। क्या ये हो रहा है? सरकार तो दावा करे बजट में भी कि हमने इनाम बना दिया, हम पूरे देश को दुनिया के लेवल पे ले जा रहे हैं, मंडियों को इंडिया के, उसके लिए हम खर्च कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सच्चाई क्या है वीरपाल जी? वीरपाल जी बोलिए बोलिए। लगता है कि वीरपाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझे। नहीं कर देते, कम से कम वैसे नहीं किसान की बात सुन रहे थे तो बजट में ही कर देते, बजट में किसान की बात मान लेते, कहते बोले नहीं, बोले जो बोले किसान वीरपाल जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, जो किसान मांग लगता रहा है है आवाज हमने नहीं जा मान पा ली। बजट में ही बोल देते कि हम अरुण पांडे जी। एमएसपी प्राइवेट पार्टी भी अगर खरीदेगी तो उसमें एमएसपी लागू रहेगी, बोल देते आप। अच्छा ठीक है, क्या दिक्कत थी? ठीक है। कहाँ है रोजगार की सुविधाएं? ओके, जवाब लेते हैं ना आप जरा अनुराग जी, आप धैर्य तो रखिए, आपके सारे सवालों का मैं जवाब लूंगा। अब अरुण पांडे जी, अब ये मैं देख रहा हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दोनों को मलाल है कि भाई सारी कंपनियों को बेचने चल पड़ी है। तो 1991 में किस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी जिसको उदारीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की थी? नहीं, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस शुरू हुई थी तब उन्होंने कहा था कि देखिए सरकार का काम होटल चलाना, सरकार का काम एयरलाइंस चलाना नहीं है। सरकार का काम है प्रॉपर मैनेजमेंट करना, सब कुछ नियम कानून से चले, और ऐसी चीज़ जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को शायद फ़ायदा नहीं दिखता वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ वो वाली चीज़ चलाना, जैसे हेल्थ चलाना, एजुकेशन में ध्यान देना। अब डिसइन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट तो एयर इंडिया का कहा गया है, जो खैर पिछले 1-2 साल से चल रहा था, वो हालात ऐसे नहीं बने थे, तो एयर इंडिया सरकार बेचेगी। होटल्स बेच रही है सरकार। होटल सरकार कैसे चलाएगी? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप ये कल्पना करिए, कोई सरकारी कर्मचारी उस आदर के साथ अपने कस्टमर की देखभाल कर सकता है क्या जो प्राइवेट कंपनी करेगी? इसी तरह एयर इंडिया को बेचा जाएगा। LIC को पूरी तरह बेचने को सरकार थोड़े कह रही है। सरकार ये कह रही कि उसकी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, बाजार से उसका पैसा जुटाएंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको डेवलपमेंट के काम में खर्च करेंगे। इकोनॉमी में जो जटिलता होती है ना, हम लोग जो ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो सीधी सीधी हेडलाइन पसंद करते हैं। आपको इनडायरेक्ट चीज़ें भी आती हैं। 1969 में अमेरिका के एक बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हुए हैं मिल्टन फ्राइडमैन। उन्होंने कहा कि लोगों तक आप पैसा कैसे पहुंचाओगे? आपका एक जरिया ये हो सकता है कि आप हेलीकॉप्टर में पैसे रख के गिरा दो, जिसके हिस्से में जो पैसे आ जाए वो पैसा लेगा और उसको बाजार में लगाएगा। बाजार में लगाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी की रफ्तार आएगी। ठीक है, एक तरीका ये है कि हेलीकॉप्टर से पैसा गिरा दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि हालात ऐसे किए जाएं कि लोग जो है वो अपने आप कमाई के साधन बढ़ें। ये तो कमाई के साधन बढ़े एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब उसमें आप कहीं से कम करेंगे, कहीं से ज्यादा करेंगे। ठीक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अनुराग जी, इस पर गौर कीजिए कि इस बार का बजट ये नहीं है कि सबको 2-2 हजार पकड़ा दो, बल्कि एक ऐसी कंपनी बना दो जिससे हर बार 2-2 हजार वो कमाता रहे। ये फर्क बता रहे जानकार। अच्छा, तो मैं आपसे
नहीं, जानकार से मैं यही पूछना चाहता हूं, तो आप ये चाहते हैं कि सरकार ना स्कूल चला सकती, ना कॉलेज चला सकती, ना एयरपोर्ट देख सकती, ना एयरलाइंस देख सकती, ना कोल इंडिया देख सकती? नहीं, मैंने ये बात की है कि ऐसी चीज आप प्राइवेट चला सकती है, मेडिकल देख सकती है, कमाल की सरकार बात है। एजुकेशन तो इसका चलाएगी, मतलब हेल्थ आपका चलाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो देश का गवर्नमेंट है उसके बस की कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चलाना चाहिए, सब प्राइवेट को दे देना चाहिए। उसके बाद देसी प्राइवेट को दे दो धीरे धीरे। बीजेपी तो चाहती है देसी प्राइवेट दे दो धीरे धीरे। ये तो कमाल की बात है भैया, है, कम्युनिकेशन प्राइवेट कर दो, सारी रेलवे प्राइवेट कर दो, एयरलाइंस प्राइवेट कर दो, सारी स्टील इंडस्ट्री प्राइवेट कर दो, केमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट कर दो, कोल इंडस्ट्री प्राइवेट कर दो। साहब जल्दी से आप बता दीजिए मुझे वीरपाल जी को भी लेना है। कुंडू साहब जल्दी से बता दीजिए सरकार के पास क्या रहेगा? सरकार क्या करे? सरकार कॉलेज खोले, अस्पताल खोले कि होटल चलाए, हवाई जहाज उड़ाए? क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं आप जी? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर सरकार अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में से निकल रही है और इंश्योरेंस कंपनियों को या लोन देके इसको आप उचित समझ नहीं ठहरा सकते, लेकिन निश्चित रूप से मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि पिछले 5 सालों में, उसके पहले भी मेडिकल सिस्टम में हमने प्राइवेट से निजीकरण को लेके आए हैं, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ी है। मुझे पता है एक तरफ तो 10-10 लाख लोगों ने खर्चा किया कोरोना पर और कहीं पर 500 रुपए न होने की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना डबल इन्वेस्टमेंट किया जाने के बाद की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन देखिए, पॉपुलिज्म कहां आता है? हमने 35,000 करोड़ जो है वैक्सीन के लिए दे दिया। अगर 500 रुपए पर पर्सन अगर खर्चा आता है, मुझे नहीं लगता कि जो मिडिल क्लास है और अपर क्लास है उसको भी फ्री देना चाहिए। वक्त इतना ही था पैसा सर, जो है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा बजट है, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जब पूरा देश ही बीमार हो गया था, बीमारी से हम निकल रहे हैं, फिर से काम काज शुरू करेंगे, फिर से रोजगार धंधे शुरू करेंगे और फिर से हम खुशहाल बनेंगे। तो जानकार कह रहे हैं कि यह बजट की दिशा वही है। हम उम्मीद करें कि वाकई हम बहुत जल्द खुशहाल हो जाएंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।